क्या होता है अगर पुलिस का कॉल किसी के पास में आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन के अंदर आ जाते हैं। वो पुलिस का कॉल कट कर देते हैं, उनसे पूरी बात भी वो नहीं करते हैं, कोई कारण नहीं पूछते हैं, कोई रीज़न नहीं पूछते हैं, बस उनके मन के अंदर एक घबराहट हो जाती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर पुलिस का कॉल आपके पास में आता है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके काम का वीडियो है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, कई बार ऐसे भी होता है कि कई लोग फेक कॉल भी कर देते हैं, फर्जी कॉल कर देते हैं, पुलिस वाला बन के कॉल कर देते हैं, केवल परेशान करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास में अगर कोई भी कॉल आ रहा है, आपसे बोल रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ, आपको थाने में आना है, या फिर मेरी बात सुनिए, या फिर वो आपसे कोई पैसे वैसे मांगता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, उसका नाम पूछना है, उसकी रैंक पूछनी है, किस थाने से वो बोल रहा है, क्यों कॉल उसने किया है, यानी कि संपूर्ण डिटेल आपको उससे मांगनी है। घबराना नहीं है, कॉल कट नहीं करना है। आप उससे कॉल के ऊपर बात करेंगे तो वो खा नहीं जाएगा आपको, आपका लीगली राइट है, ये आपका कानूनी अधिकार है उसकी इंफॉर्मेशन लेना, उससे संपूर्ण जानकारी लेना कि आखिरकार उसने कॉल क्यों किया है, कौन है वो। फिर उससे ये सारी जानकारी लेने के बाद में ऑनलाइन आपको उस थाने के नंबर सर्च करने हैं, और जब उस थाने के नंबर आपके सामने आ जाएं तो उस थाने के अंदर उस नंबर के ऊपर आपको कॉल करना है, और वहां से आपको उस बंदे की डिटेल लेनी है। क्या इस नाम का पुलिस वाला इस थाने के अंदर है, वो पुलिस वाला उसी थाने के अंदर रहता है, उसी थाने का है। तो जानकारी जब कंफर्म हो जाए तभी आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ना है। अगर वो कोई भी जानकारी देने से मना कर दे, वो बिल्कुल भी ना बताए कि वो है कौन, कहाँ से बोल रहा है, किस थाने से बोल रहा है, क्यों उसने कॉल किया है, और फिर भी अगर वो आपको थाने में बुलाने की बार बार धमकियां दे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे आपको ये बोलना है कि अगर आपको मुझे बुलाना है तो आप मुझे थाने से नोटिस भेज दीजिए। आप नोटिस भेजेंगे तो बिल्कुल मैं आऊंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको उनसे नोटिस मांगना है कि आपको मुझे नोटिस भेजना है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूं, थाने से जब भी नोटिस आता है तो 3 तरीके का नोटिस होता है। तो इसमें पहला नोटिस तो होता है 91 सीआरपीसी का। तो 91 सीआरपीसी का मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई एविडेंस है, यानी कि कोई सबूत है, और उसकी अगर कोर्ट को आवश्यकता है या फिर पुलिस को आवश्यकता है, तो पुलिस आपके पास में 91 सीआरपीसी का नोटिस भेज सकती है। तो ऐसा नोटिस अगर आपके पास में आता है तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये केवल आपसे एविडेंस लेने के लिए नोटिस आया है, इन्फॉर्मेशन या फिर कोई जानकारी लेने के लिए आपके पास में नोटिस आया है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नोटिस आता है। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी तरह का नोटिस होता है सीआरपीसी 160, यानी कि 160 का नोटिस। ऐसा नोटिस आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टेटमेंट, आपके बयान पुलिस लेना चाहती है, आपके पास में किसी केस की जानकारी है, आपसे कोई सूचना लेने के लिए पुलिस इस तरीके का नोटिस आपके पास में भेज सकती है। तो ऐसा नोटिस अगर आपके पास में आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पुलिस का आपको पूरा साथ देना है। अब तीसरी तरीके का नोटिस आता है, वो होता है सीआरपीसी 41A का नोटिस। ऐसा नोटिस जब आता है अगर कोई एफआईआर हो जाती है, यानी कि थाने के अंदर आपके खिलाफ कोई केस कर दिया गया है, इस वजह से पुलिस आपके पास में 41A सीआरपीसी का नोटिस भेजती है। तो ऐसा नोटिस आने पे आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्राइम के तहत आपके पास में नोटिस आया है। अगर नॉर्मल धाराओं का मामला है, ज्यादा संगीन धाराएं नहीं है, और आपने किसी के साथ में गलत नहीं किया है, 7 साल से कम सजा की धाराएं लगी हैं इस केस के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर आपको कोई भी बेल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट के अंदर साफ क्लियर किया कि जिन मामलों के अंदर 7 साल से कम सजा का प्रावधान है उनके अंदर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, केवल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, 41 सीआरपीसी का नोटिस भेज सकती है। तो ऐसे मामले के अंदर आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल मामले हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल क्यों लेनी है। और दूसरा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको आशंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप नहीं बच सकते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको तुरंत जल्दी से एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत ले लेनी है,
जिससे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। इस तरीके से आप अपनी गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो ये काम आपको सर्वप्रथम कर लेना है। जब भी आपको आशंका हो कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे वो 7 साल से कम सजा के मामले क्यों ना हो, तो यहाँ पे आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। तो ऐसा 41 ने सीआरपीसी का नोटिस आने के बाद में आपको पुलिस की पूरी हेल्प करनी है। जो भी पुलिस पूछताछ करती है तो वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट उनका करना है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको लेनी है, ये आपका लीगली राइट है और तभी आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं। किसी भी तरीके की अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी समस्या का विस्तृत सॉल्यूशन मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।